पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, न केवल व्यापार के लिए बल्कि घर अपना सच सपना अगर आप करना चाहते हैं तो घर लेने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। और न केवल बड़े खर्चे, शादी ब्याह या व्यक्तिगत आयोजन के लिए बहुत से पैसे की जरूरत पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई, वाहन या तमाम तरह के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ ही साथ कई बार बहुत छोटे छोटे जरूरी कामों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। कई बार आपातकालिक स्थिति में इलाज के लिए या किसी और स्थिति में हम फंस जाते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है। और इस पैसे का प्रबंध करने के लिए लोगों को अक्सर लोन लेना होता है, उधार लेना होता है, ब्याज पर पैसा लेना होता है या अन्य वैकल्पिक तरीकों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से। लेकिन जब बड़े पैसे का सवाल है या इस तरह के पैसे का सवाल है जो सामान्यतः आसानी से दूसरे स्थान से मिल सकता है तो दूसरे विकल्प चुने जाते हैं। निश्चित रूप से आपने भी कभी न कभी लोन लिया होगा और इसी लोन को लेकर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि लोन लेते समय क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और थोड़ी सी चूक कहीं आपके लिए ऐसी परेशानियों का सबब न बन जाए जिससे आप वापस से बाहर न निकल सके, तो इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज चैनल पर एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और आज हम बात कर रहे हैं विभिन्न किस्म के ऋणों को लेकर जो आम उपभोक्ता को समय समय पर खरीदने होते हैं, न केवल जरूरी खर्चों के लिए बल्कि अपने आप को विकास के नए सोपान पर खड़ा करने के लिए, व्यापार को नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और घर के सपने को पूरा करने के लिए। तो साथियों, क्या सावधानी ये लोन लेते समय आपको रखनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे और उससे साथ ही साथ इससे जुड़े उन खतरों की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जहां बहुत छोटा लोन हमारी जरा सी असावधानी के कारण इस कदर परेशानी का सबब बन जाता है कि लोगों को अंततः मजबूर होना पड़ता है अपनी जान तक गंवाने के लिए। अपने परिवार तक के साथ लोग खुदकुशी करते हैं इस स्थिति का जब उन्हें लगता है कि कोई तोड़ अब नहीं है और वो एक ऐसे संकट में फंस गए हैं जिनका रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। तो साथियों, निश्चित रूप से जब हम लोन की बात करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या नए सिरे से नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ी तादाद में जो बहुत बड़े व्यवसायी है, जो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी लोन लेते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश भी अपने खर्चे चलाने के लिए लोन लेते हैं। राज्य सरकारें लोन लेती है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन लेते समय अगर आप सावधान और सतर्क नहीं हैं तो ये बुरा किस तरह हो सकता है। अगर आप उदाहरण करके देखेंगे कि जिस तरह लोगों को इस संकट के दौर ने ऐसे मुकामों तक पहुंचाया है जहां से वापस आने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता, वो सोच लेने की बात है। जब हम पुरानी जमाने की बात करें, सूदखोरों का एक ऐसा जमाना था, महाजनी प्रथा के समय, जब लोगों को, किसानों को जरूरत के समय उनकी जमीन गिरवी रखकर, उनके संसाधन गिरवी रखकर लोन दिया जाता था। इतने मोटे ब्याज पर दिया जाता था, हिसाब किताब सही नहीं रखा जाता था कि अंततः उनको अपनी जमीन से हाथ धो लेना पड़ता था। साथियों, समय बदला, कानून बदले, आपको प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन आज भी स्थिति किस कदर गंभीर है कि उन जरूरतमंद लोगों को जिन्हें मजबूरी में लोन लेना पड़ा, मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने विकास के लिए लोन लिया, बड़े व्यापार के लिए लोन लिया, घर के मकान के लिए लोन लिया, क्योंकि वहां आपके पास एक एसेट है, एक संपत्ति है जो उसके जरिए डेवलप हो रही है और बुरी स्थिति में आप उसके जरिए वापस इस लोन को चुकाने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं विशेष रूप से उन छोटे, गरीब और मध्यम तबके के लोगों की जिनको जरूरत के वक्त पे इस तरह लोन लेना पड़ता है कि कई बार उनको समय पर चुकाने की स्थिति नहीं बनती और यहीं आकर गड़बड़ी शुरू होती है। लेकिन मुख्य तौर पर आज मैं चर्चा आपके पास लेके आया हूं, उन लोन पर भी तब आऊंगा। उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं आजकल जो बड़ा गड़बड़ हो रही है,
अनऑथराइज्ड मोबाइल ऐप्स के जरिए जो लोन बांटा जा रहा है, उससे मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। बहुत छोटा लोन, 4,000, 5,000, 10,000, ऐसे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लोग इसके जाल में फंस रहे हैं, जिनको अन्य स्तर से लोन उपलब्ध नहीं हो पाता। बहुत महंगी ब्याज दर पर और बहुत बड़ी पेनल्टियों के साथ इस तरह का लोन इन लोगों को दिया जाता है। लेकिन लेते समय जब वो लोन ले रहे होते हैं, बहुत इजी होता है। उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल ऐप के मैसेज आता है, उसके जरिए वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में बिना कुछ कागज देखे, बिना कुछ पड़ताल करे, बिना कुछ सिक्योरिटी लिए, बिना कुछ आपकी अथॉरिटी लिए आपके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये अनऑथराइज्ड ऐप्स एक बार पैसे देने के बाद बहुत मोटा ब्याज आपसे वसूल करने के लिए और उन पर हैवी पेनल्टी लगाने के लिए बाद में जो रिकवरी का प्रोसेस शुरू करती है, ये सबसे गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। 20% मासिक तक का ब्याज और इतनी पेनल्टियां, अगर आप समय पर वो लोन नहीं चुका पाते तो ये अनऑथराइज्ड ऐप्स वसूल करना शुरू करती है। और अगर वो पैसा आप उनको नहीं देते हैं तो उनके जो तरीके हैं वापिस से लोन वसूल करने के, वो इतने अनैतिक, अनुचित और गैर कानूनी है कि उनके चंगुल में आम उपभोक्ता जब फंसता है तो उसे समझ में नहीं आता। ये ऐप्स आपका पूरा प्राइवेट डाटा चुरा लेती है। आपके टेलीफोन से जब आपसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप वो लोन लेते हैं, आपसे एग्रीमेंट पे साइन कराते हैं, ऑनलाइन साइन एक क्लिक करते हो जाता है, जब आपको पता नहीं जिसमें शामिल है कि वो आपका पूरा डाटा, किन लोगों के साथ आपके व्यवहार हैं, किन लोगों के फोन नंबर आपके यहाँ आपके फोन पर सुरक्षित है, वो पूरा डाटा ये मोबाइल ऐप्स की कंपनियां हासिल कर लेती है। और उसके बाद जैसे ही आप हैवी पेनल्टी और हैवी ब्याज के साथ लोन को चुकाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। ये आपके सारे डाटा पर, आपके जानकारों के सारे नंबर पर संदेश देना शुरू करती हैं कि इस आदमी ने इतना पैसा ले रखा और ये हमें चुका नहीं रहा। बदनामी केवल यहीं तक हो तो चलती है, इसके बाद ये दूसरे गैर कानूनी तरीकों पर उतर आती है, वो बेहद चिंताजनक है। और उसमें ये आपके डाटा से आपकी पर्सनल फोटो उठाने के बाद उन्हें एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अश्लील फोटो में बना करके आपके रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर देती है, जिसके चलते आम आदमी इतने अधिक हताशा और निराशा में चला जाता है और उसे लगता है कि अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और अंततः उसे ऐसे रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं जो बहुत नुकसान की तरफ जाते हैं, खुदकुशी की तरफ जाते हैं, अपने आप को डिप्रेस कर लेने की तरफ जाते हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहली सावधानी यही रखनी है कि इस तरह की किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप से, ऐसी किसी भी ऐप से जो किसी बैंक, किसी एनबीएफसी, किसी फाइनेंस कंपनी की नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक से अगर भारत में कारोबार कर रही है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसी किसी भी मोबाइल ऐप से आपको लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, आपको लगता है कि आप आसानी से लोन चुका देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं, एक के बाद एक संकटपूर्ण स्थिति में फंसते हैं कि वो लोन नहीं चुका पाते और ये गंभीर स्थिति शुरू होती है। साथियों, इस मामले को लेकर देश के उपभोक्ता संगठनों ने भी कार्रवाई की, सरकार भी सजग हुई और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी बहुत सारी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको गैर कानूनी घोषित करते हैं, उन पर रोक भी लगा दी। लेकिन अभी भी बहुत सारी इस तरह की ऐप्स आपके मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए आ सकती है, लिंक के जरिए आ सकती है और आप भी सहज ही जब लगता है कहीं दूसरी जगह से लोन नहीं मिल रहा है, बढ़िया बैंक आपको लोन नहीं दे रहे हैं, फाइनेंस कंपनी लोन नहीं दे रही, रिश्तेदार लोन नहीं दे रहे हैं, मजबूरी में ठीक है इन ऐप से लोन ले लेते हैं और इसके गंभीर शिकार बनते हैं। साथियों, इसके साथ ही साथ दूसरी बात मैं जो करना चाहूंगा, वो आपको सतर्क करना चाहूंगा, वो है क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। लोन लेने के जो बहुत सारे तरीके हैं, उधार से सामान खरीदने के जो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक आम और प्रचलित तरीका अब बन गया है क्रेडिट कार्ड्स। और हमारे बहुत सारे मीडियम क्लास के लोग, मध्यम से निम्न श्रेणी के लोग, गरीब लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में जब फंसते हैं तो वो अपने आप को बाद में उससे निकाल नहीं पाते, एक के बाद एक ऐसे उलझते चले जाते हैं कि वो
इस परिस्थिति से मुकाबला करने में अपने आप को पूरी तरह असहाय पाते हैं। और उसका कारण ये है कि क्रेडिट कार्ड्स पर लिया जाने वाला ब्याज बेहद अधिक होता है, और उसके साथ ही साथ अगर आपने उसका मिनिमम पेमेंट महीने में जमा नहीं कराया तो उस पर लगने वाली एडिशनल पेनल्टियां, उस पर लगने वाले बहुत सारे दूसरी तरह के जुर्माने आपके इस पैसे को इस तेजी से वृद्धि करते हैं कि वाकई तौर पर चुकाने की स्थिति रहती नहीं है। और इसमें भी सबसे ज्यादा संकट कब खड़ा होता है, जब आपने एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपके पास ऑफर आते हैं, आपने दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, तीसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, और एक क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने के लिए आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया, दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे क्रेडिट कार्ड से उठाया, और अल्टीमेटली आप इन क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। अभी अनऑथराइज्ड ऐप की मैंने बात की, वो तो गैर कानूनी तरीके से आपके साथ इस तरह की गड़बड़ी कर रही है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ऑथराइज्ड तरीके से, कानूनी तरीके से आपके खिलाफ इस तरह का व्यवहार करते हैं जिसे न्याय संगत इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि अंततः ब्याज की दरों की कोई सीमा न्याय संगत और सहनीय होनी चाहिए। जबकि आज हम देख रहे हैं कि अधिकतर क्रेडिट कार्ड्स पर ब्याज की दरें 30% सालाना से कहीं अधिक है। यानी अगर आपने पैसा लिया है और आपने 2 साल भी पैसा नहीं चुका पाए तो वो दुगने से ज्यादा उसका बिल आपके लिए आ जाएगा, और उसके बाद आप इसमें से कुछ पैसा दे भी देते हैं तो भी वो बचे हुए पैसे पर ब्याज और पेनल्टियां जोड़कर उसको बढ़ाते जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसने वाला आदमी, फंसने वाला उपभोक्ता फिर अपने आप को इनसे निकालने में असहाय पाता है। तो साथियों, इसी तरह के जो तीसरा लोन है जहां आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, वो है प्राइवेट सेक्टर में सूदखोरों के जरिए, ब्याज लेने वालों के जरिए लिए जाने वाला ऋण। उसमें भी क्या होता है कि आपको शुरू में आसान शर्तें बता दी जाती है, लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो आपसे खाली कागज पर, स्टैम्प पेपर पे साइन करा लिए जाते हैं और आपसे खाली चेक लेकर रख लिया जाता है, और बाद में मनमाने ढंग से ब्याज की दरें बढ़ाकर स्टैम्प पेपर्स को तैयार किया जाता है, और जैसे ही आप उनकी ईएमआई देने में चूक करते हैं, जैसे ही किस्त चुकाने में चूक करते हैं, वे उठा करके बैंक में आपका चेक लगा देते हैं, और चेक फेल होने की स्थिति में आपके खिलाफ 138 धारा जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आती है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आती है, कार्रवाई की जाती है, आपके खिलाफ पुलिस केस लगाया जाता है, आपके खिलाफ तमाम तरह की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें आप उलझते चले जाते हैं। एक के बाद एक आपकी ईएमआई फेल होती जाती है और आप एक गंभीर संकट में फंसते चले जाते हैं, एक झूठे संकट में फंसते चले जाते हैं। तो साथियों, नंबर 1 अनऑथराइज्ड ऐप्स के जरिए लिए जाने वाला लोन, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी क्षमता से अधिक लिए जाने वाला लोन, और तीसरा निजी सूदखोरों से जो आपसे खाली कागज पर, स्टैम्प पेपर पर साइन करा करके लोन देते हैं, उन सब में आपको विशेष सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आज हम इसका खुलासा कर रहे हैं, परत दर परत खुलासा कर रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि साथियों, जो बैंक्स रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त हैं, जो फाइनेंस कंपनियां रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है, जो हाउसिंग की कंपनियां मान्यता प्राप्त हैं, अगर उनसे भी आप लोन ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे कानूनों का पता होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि खाली कागजों पर आपको साइन नहीं करने हैं। जब हमारी जरूरत होती है, जब हमारी गरज होती है, हम लोन के लिए जाते हैं, बिना ये देखें हम बैंक्स के डॉक्यूमेंट पर 30-30, 40-40 पेज का पुलिंदा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, भाषा हम समझते नहीं, बारीकी में हम जाते नहीं, और हम उस पर साइन कर देते हैं। तो साथियों, ये जो बड़े बैंक से, जहां आपसे बड़े कारोबारी लोन भी आप ले रहे हैं, हाउसिंग लोन भी ले रहे हैं, ऑटो लोन भी ले रहे हैं, तो वहां इस बात को आप समझ लीजिए कि वहां भी आपके साथ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बैंक ऐसे हिडन चार्जेज और मनमानी शर्तें आप पर एग्रीमेंट के जरिए थोप देते हैं जो न्याय संगत नहीं है, और जिनकी वजह से आपको ये लोन चुकाने में परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हाउसिंग का लोन लिया, बहुत सारे बैंक आज जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको कहते हैं कि अगर आपने हमारी बैंक से ये हाउसिंग का लोन लिया है तो आपको इसका इंश्योरेंस कराना होगा।
अब वो इंश्योरेंस कराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से आपसे इसका इंश्योरेंस करा करके आप पर एक अतिरिक्त भार डाला जाता है, क्योंकि संबंधित बैंक या उसका अधिकारी किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है, उससे मिला होता है और वो अपने कमीशन के लिए, अपने निजी लाभ के लिए या बैंक को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के धंधे में शामिल होता है। साथियों, इसके साथ ही साथ अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, ऑटो लोन ले रहे हैं, तो देखिए कि कहीं उसमें कोई फोरक्लोजर शर्त तो नहीं लगा दी गई है। यानी आप जब पैसा चुकाने के लिए वापस जाएंगे, आपने जो लोन लिया है उसको आप वापस चुकाने के लिए जाते हैं तो आपसे कुछ अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। आपको पैसा चुकाना है तो 3% प्री क्लोजर चार्ज देना होगा, फोरक्लोजर चार्ज देना होगा, आपको लोन को खत्म कराने के लिए इतना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के जरिए इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि निजी पर्सनल लोन के ऊपर, ऑटो लोन के ऊपर, इस तरह के व्यक्तिगत ऋण के मामलों में इस तरह का फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अगर आपसे फोरक्लोजर चार्ज लगाया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। साथियों, इसी के साथ जो गड़बड़ी मुख्य तौर पर इस तरह के अकाउंट्स में की जाती है वो ये है कि फ्लोटिंग रेट है, फिक्स रेट है। आपने ब्याज की रेट का कॉलम अगर खाली छोड़ दिया है तो वो अक्सर मनमाने ढंग से बाद में उसमें ब्याज की दरों को भर लेते हैं। तो साथियों, क्या मैंने समझाया आपको? सबसे पहले हमें खाली एग्रीमेंट पर साइन नहीं करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिस पर आप साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, ताकि बाद में अगर कोई भी विवाद होता है तो आप उस संबंध में उचित कार्यवाही करने में सक्षम हो सके। साथियों, हाउसिंग लोन के साथ ही साथ मैंने ऑटो लोन की बात की। ऑटो लोन के मामले में भी आप ये देखिए कि बैंक से जब आप फाइनेंस करा रहे हैं, किसी कंपनी से फाइनेंस करा रहे हैं, तो जिस डीलर से आप वो वाहन खरीद रहे हैं वो डीलर वाला एक एडिशनल कीमत उसके अंदर कई बार जोड़ देता है, और वो बहुत सारी जो एडिशनल कीमत जोड़ी जाती है वो इस बात को बता करके जोड़ी जाती है कि ये आपके इस गाड़ी के साथ खरीदने वाले दूसरा जो सामान है वो आपको खरीदना पड़ेगा अगर आप हमसे इस तरह की लोन कराते हैं। और न केवल यही, बल्कि कई बार वो ये भी तय कर देते हैं कि आपको इसी कंपनी से लोन लेना पड़ेगा, इसी कंपनी से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ध्यान रखिए। और इन सभी मामलों में अंततः जाकर जब आप लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहते, मैं कभी भी इस बात का समर्थक नहीं हूं कि जिसने लोन लिया है वो लोन न चुकाए। बिल्कुल उसे समय पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, अपना लोन चुकाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति से ऐसा कारण बन जाता है जब आप लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, आप समय पर EMI नहीं दे सकते, तब ये परेशानी, ये संकट शुरू होता है। तो आप समझ लीजिए, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे लोन के चंगुल में ऐसे समय में मत फंसिए। आपने जिससे लोन लिया है उसके साथ निगोशिएट कीजिए, उसको चिट्ठी दीजिए, उसको बताइए कि आपको अतिरिक्त समय दिया जाए, आपकी EMI बढ़ा दी जाए, क्योंकि आप विपरीत परिस्थिति के चलते लोन चुकाने में सक्षम नहीं है। साथियों, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आए दिन आती है, ऑटो लोन को लेकर, पर्सनल लोन को लेकर, क्रेडिट कार्ड के लोन को लेकर, जबकि रिकवरी के लिए आपको धमकियां दी जाती है, फोन आता है, आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दी गई है, आपके लिए गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया गया है, आपके पास लोग आते हैं, आपको धमकाते हैं, आपसे बदतमीजी से बात करते हैं और गलत तरीके से रिकवरी के लिए दबाव बनाते हैं। यहाँ आप समझ लीजिए, इस तरह के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, इस तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं तो ऐसी बुरी स्थिति में आपको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, आपको संरक्षण देने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार के लोन की रिकवरी के मामले में केवल सिविल कानून के तहत ही आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। केवल सिविल कानून के जरिए आपके विरुद्ध मुकदमा दायर करके वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी तरह का क्रिमिनल कार्य, जबरदस्ती धमकी, किसी आदमी को भेजकर आपको धमकाना, मारपीट, जबरदस्ती आपकी गाड़ी को उठा लेना जैसी कार्रवाइयां कानूनन तौर पर सही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ किया जाता है तो आप इमीडिएट जाकर के उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर आपको बदतमीज से बोला गया है, आपको साथ गाली गलौज किया गया है, आपके साथ मारपीट की गई है, आपको झूठे कॉल किए जाते हैं,
तो ऐसे तमाम मामलों में आप पुलिस में जाकर ऐसे लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो अनावश्यक रूप से आपको हरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वजह इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाए। जहां उचित तौर पर आप ऋण देने की स्थिति में नहीं है और अगर सिविल केस है तो आप सिविल केस को फेस कर सकते हैं। सिविल केस में जाकर जहां भी आपके सामने केस हुआ है अपनी परिस्थिति बता सकते हैं, उसमें न्याय मांग सकते हैं, मौका मांग सकते हैं, समय मांग सकते हैं। और सबसे आखिर में ये बात भी ध्यान रखिए, इस देश में एक ऐसा भी कानून है कि अगर आप लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, अगर आप अपनी संपत्तियों के जरिए भी आपका ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंसी के जरिए दिवालिया अपने आप को घोषित करके आप इन तमाम तरह के ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। आपको कोई ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं तो किसी भी प्रकार के इस तरह के दबाव में आने की, जिंदगी से निराश हो जाने की, जिंदगी को खराब कर देने की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन उस स्थिति से आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी बैंक ने, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने, किसी भी मोबाइल ऐप ने आपके साथ अनुचित शर्तें रख करके आपके ऋण के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश की है, आपसे मनमानी ढंग से रिकवरी करने की कोशिश की है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। सभी ऋण लेने वाले कमर्शियल लोन्स को छोड़ दो तो कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके साथ होने वाले अन्याय को रोकने लिए, आपके साथ होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए, आपको गलत ढंग से हरेसमेंट अगर किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए आप उपभोक्ता आयोग के अंदर परिवाद दायर कर सकते हैं और इसके जरिए राहत प्राप्त कर सकते हैं। एक सिस्टम के जरिए ही आपसे रिकवरी की जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से आपको परेशान नहीं किया जा सकता। अगर कोई अनुचित शर्त एग्रीमेंट में बैंक ने लिख दी है, किसी कंपनी ने लिख दी है, किसी मोबाइल ऐप ने लिख दी है, तो भी कंज्यूमर कमीशन को ये अधिकार है कि वो ऐसी अनुचित शर्तों को जो अनुबंध में रखी गई है अवैध घोषित कर सकता है, नल एंड वाइड घोषित कर सकता है और इस बात के आदेश दे सकता है कि उन शर्तों के जरिए होने वाली कार्यवाही आपके ऊपर नहीं की जा सकती। इसी तरह आपने अगर हाउसिंग का लोन भी लिया है और उसमें दिक्कत इस वजह से लेकर आ गई है कि जिस प्रॉपर्टी को, जिस बिल्डिंग को, रियल एस्टेट के जिस कंपनी से आप लेने वाले थे वहां से समस्याएं पैदा हुई है, तो ऐसे मामलों में भी आप ऐसी जो कंपनियां हैं जिनसे आपने प्रॉपर्टी ली है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके अपने ऋण की जिम्मेदारी के लिए उनको दायी बनाते हुए इस जिम्मेदारी से बचने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो साथियों, आज की हमारी चर्चा इसी बात को लेकर है कि ऋण बहुत जो तरह का होता है, प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, आपके वाहन पर भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का भी हो सकता है, मोबाइल ऐप्स के जरिए भी हो सकता है। उन सभी मामलों में एक इस बात का प्रावधान है कि उपभोक्ताओं के साथ गड़बड़ी अनैतिक ढंग से नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुचित व्यापारिक व्यवहार इस तरह की सेवाओं में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं बाजार में हो रहा है, उसका कारण यही है कि जिनके साथ इस तरह की घटना होती है, जो इस तरह के संकट में फंसते हैं, वो बजाय सही ढंग से शिकायत करने के लिए आगे आने की जगह एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं और उनकी उल्टी से उल्टी, खराब से खराब शर्तों में फंसते चले जाते हैं। ये आपको सावधान रहने की जरूरत है साथियों। मैं एक लंबे समय से उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ, उपभोक्ता आंदोलन के लिए काम कर रहा हूँ। कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी के जरिए हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती रही है जिसमें हमने बड़ी संख्या में लोगों को राहत देने की कोशिश की है। अगर आपको भी लगता है आप किसी गहरी परेशानी में हैं और आपको कानूनी सहायता की मदद की जरूरत है, तो हम ऐसी निःशुल्क कानूनी सहायता भी आपको उपलब्ध कराते हैं। और उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट्स में जाकर अगर आप कमेंट्स लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको संबंध में गाइड कर सके, आपको मार्गदर्शन कर सके। साथ ही न केवल लोन के क्षेत्र में, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े किसी भी मुद्दे, कंज्यूमर वर्ड के जरिए हम आपको जागरूक करते रहते हैं, कंज्यूमर ऑनलाइन के जरिए हम आपको जागरूक करते रहते हैं। आप अपनी शिकायतें हम तक भेज सकते हैं, अपना राय हमसे ले सकते हैं। हम बिल्कुल
देश के तमाम उपभोक्ता संगठन, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, आपकी मदद के लिए तैयार है। भारत सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए तैयार है। जागो ग्राहक जागो जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए, आप ये मत समझिए कि संकट के इस दौर में आप अकेले हैं। हिम्मत बनाए रखिए, ऐसे लोगों की मदद लीजिए। लेकिन साथियों, इसके साथ ही ये भी जरूर मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो लोन की समस्या से पीड़ित है या नहीं है, निश्चित रूप से आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हम लगातार अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, एयरपोर्ट, बैंक, बीमा, उनकी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल के जरिए आपके बीच आते रहते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। इस आंदोलन में, जो आम आदमी के कल्याण का आंदोलन है, भागीदार बनिए। आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ताकि शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसे हम एक लक्ष्य तक और एक मुकाम तक पहुंचा सके। फिर आऊंगा एक बार फिर से कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल पर एक नए विषय के साथ। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।